नमस्कार फ्रेंड्स, आपका सबसो स्टडी चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम राजस्थान की जलवायु जो भूगोल का टॉपिक है उसमें हम चर्चा करने वाले हैं। राजस्थान की जलवायु में एक वीडियो हम पहले ही डाल चुके हैं, तो आज उसके आगे जो नया टॉपिक है अपन राजस्थान की जलवायु में पढ़ेंगे। राजस्थान की जलवायु में आपको मैंने जलवायु का अध्ययन करने के तत्व और जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक ये अच्छे से पढ़ा दिया था। अब आइए मित्रों, अपन बात करते हैं जलवायु पर आधारित ऋतुओं के संबंध में, क्योंकि मित्रों ज्योग्राफी की बात है और जलवायु के संबंध में ऋतुओं से संबंधित प्रश्न हमेशा ही बनता है, तो हम इनके बारे में चर्चा करते हैं। तो प्यारे मित्रों, सभी आप जानते हो कि नॉर्मली साधारण भाषा में अगर हम माने तो जो ऋतुएं होती हैं वो ऋतुएं सामान्य रूप से तीन होती हैं। जलवायु के आधार पर ऋतुएं को तीन माना गया है। देखो, अब साथ तीनों ऋतुएं जो कौन कौन सी है अपन बात कर लेते हैं। ग्रीष्म ऋतु, जिसको हम गर्मी या उनाड़ भी बोलते हैं। इसके अलावा बात करें अपन शीत ऋतु, जिसको हम शरद भी कहते हैं। इसके अलावा तीसरे नंबर पे है वर्षा ऋतु, जो चौमासा के नाम से भी जानी जाती है। तो जलवायु के आधार पर मुख्य रूप से अपन ये मानते हैं कि तीन ऋतुएं मानी गई हैं, जैसा कि आपको यहाँ नजर आ रहा है। इसके आधार पर अपन ये देख सकते हैं कि तीन ऋतुएं किस बेस पे जलवायु के आधार पर हमारे काम आती है, किस प्रकार ये वायुमंडल को जलवायु के आधार पर प्रभावित करती है। तो उसमें हम वहाँ किस किस प्रकार से राजस्थान के संबंध में हमारे क्वेश्चन बन सकता है, प्रश्न एग्जाम में आ सकता है, तो हम उस संबंध में चर्चा करने जा रहे हैं। तो प्यारे मित्रों, जैसा कि आपको सभी को नजर आ रहा है कि साहब यहाँ पर तीन ऋतुएं हैं। अब नॉर्मली अपन बात करते हैं तो जो ऋतुएं चलती है मित्रों, वो चलती है सूर्य की स्थिति के आधार पर। अब सूर्य की स्थिति का क्या करें कि सूर्य की स्थिति ये है कि जैसे मानो अपन यूं समझ लें कि ये पूरी पृथ्वी है। अब इस पूरी पृथ्वी में अपन ये मानते हैं कि ये बीचों बीच जो है ये अपन भूमध्य रेखा मानते हैं इसको, ठीक है। और इसके बाद अगर इसके ऊपर रेखा खींची जाती है तो मित्रों ये मकर रेखा और ये कर्क रेखा। अब यहाँ पर अपन बात कर रहे हैं तो इनको अपन नाम देते हैं कि ये मकर रेखा, ये भूमध्य रेखा और या फिर अपन इसको यूं कह सकते हैं कि इसको तो लिखे अपन मकर रेखा, कि दक्षिण की ओर जाएगा तो मकर रेखा की ओर जाएगा और उत्तर की ओर जाएगा तो कर्क रेखा की ओर जाएगा। ये यहाँ पर अभी ये स्थिति बन गई। अब
अब मुख्य चीज जो हमारे आती है वो अपन को देखनी है कि जो चीज वो मानी गई है वो क्या है। तो मित्रों यहाँ पर आप एक चीज विशेष तौर पर ध्यान रखेंगे कि एक तो 21 मार्च 21 मार्च और 23 या फिर अपन यहाँ पर यूं माने कि 21 मार्च अब सूर्य की जो स्थिति है प्यारे मित्रों, इस सूर्य की स्थिति की बात करें अपन तो जो सूर्य की जो स्थिति है ये जो सूर्य है सूर्य की स्थिति अब यहाँ पर समझने लायक चीज है उसको समझने का प्रयास करेंगे कि सूर्य जो चलता है यहाँ से वह 21 मार्च से दक्षिणायन होता है, सॉरी उत्तरायण। 21 मार्च से क्या हो जाता है उत्तरायण। उत्तरायण का मतलब होता है उत्तर की ओर उत्तरायण, ठीक है। और अगर इसकी बात करेंगे तो इधर आएगा तो ये हो जाएगा दक्षिणायन। लेकिन मित्रों अपन इसको समझने का प्रयास कर रहे हैं तो इसको अच्छी तरीके से आप समझेंगे कि 21 मार्च को सूर्य भूमध्य रेखा में ऐसा, अब भूमध्य रेखा से सूर्य उत्तरायण होगा तो यानी कि उत्तरी गोलार्ध यानी कि कर्क रेखा की ओर जाएगा। तो सूर्य का उत्तर की ओर जाना उत्तरायण कहलाता है और सूर्य 21 मार्च के बाद उत्तरायण स्थिति में आता है। अब बात करें अगर अपन तो सूर्य 6 माह तो उत्तरायण रहता है। कितने माह? 6 माह तो सूर्य उत्तरायण रहता है और 6 माह ही सूर्य दक्षिणायन रहता है। अब अगर 21 मार्च और जो 23 सितंबर की डेट है 23 प्रतिवर्ष की बात कर रहे हैं हम कि 21 मार्च को सूर्य उत्तरायण हो जाता है और 23 मार्च को सूर्य दक्षिणायन हो जाता है। तो यहाँ पर समझने वाली बातें हैं कि मार्च के बाद अप्रैल, मई, जून, जुलाई, मई के बाद मान लो जून जो सर्वाधिक लंबोत्तर होने लगता है, जून के बाद जुलाई, अगस्त और ये सितंबर। या अपन यूं कह सकते हैं कि यहाँ पर इसको अपन इस तरीके से समझे कि 23 सितंबर। तो प्यारे मित्रों यहाँ पर मार्च में सूर्य उत्तरायण हुआ तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त और 23 सितंबर यानी कि लगभग 6 महीने की जो अवधि है उस 6 महीने की अवधि तक सूर्य किधर रहेगा? उत्तरायण में रहेगा। तो अगर सूर्य उत्तरायण में रहता है तो इधर ग्रीष्म ऋतु रहेगी। क्या रहेगी मित्रों? ग्रीष्म ऋतु। सूर्य उत्तरायण में रहेगा तो प्यारे मित्रों इधर ग्रीष्म ऋतु रहेगी। यहाँ पर हमारे कौन सी ऋतु रहेगी? ग्रीष्म ऋतु रहेगी। अब ग्रीष्म ऋतु में आप जानते हो कि सूर्य का लंबवत चमकना, सर्वाधिक गर्म जिला, सर्वाधिक शुष्क स्थान, सर्वाधिक तापांतर वाला जिला,
न्यूनतम तापांतर वाला जिला, सर्वाधिक वाष्प उत्सर्जन दर, सर्वाधिक उत्सर्जन दर, मतलब इस प्रकार के जो प्रश्न बनेंगे वो प्रश्न इसी बेस पर बनते हैं। अब जब सूर्य 21 मार्च से उत्तरायण हो रहा है तो समस्त चीजें ग्रीष्म ऋतु उत्तर में चलेगी और सर्वाधिक मान लो जैसे आंधियां वगैरह भी आती है तो वह आंधियां वगैरह भी सर्वाधिक इधर ही आएगी। सबसे जो बड़ा दिन माना जाएगा वो भी जब उत्तरायण सूर्य रहेगा तो उत्तरायण का सबसे बड़ा दिन 21 जून को माना जाता है। तो मतलब इस प्रकार से क्वेश्चन बनेगा कि अपन आराम से उसको समझने का प्रयास करेंगे। अब ये स्थिति दक्षिणायन जब सूर्य जाता है जब बनती है। अब साहब मित्रों कि दक्षिणायन कब जाएगा? जब 23 सितंबर आएगा। अब 23 सितंबर को सूर्य दक्षिणायन जाना शुरू होता है तो 23 सितंबर के बाद अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, फिर जनवरी, फरवरी और यह आ जाता है अपने पास यहाँ मार्च। तो प्यारे मित्रों अपन ये मान रहे हैं कि जब सूर्य उत्तरायण होता है तो क्या इधर सर्दी पड़ेगी? जी हाँ, सर्दी पड़ेगी। जब सूर्य उत्तरायण होगा तो मकर रेखा पर शीत ऋतु होती है और जब सूर्य उत्तरायण होता है सॉरी दक्षिणायन होता है तो कर्क रेखा पर सर्दी पड़ती है। तो इसमें समझने वाली चीजें जो मैं बता रहा हूँ समझने वाला कि यहाँ पर जो ये दो डेट लिखी हुई है 21 मार्च 23 सितंबर, ये दिन मतलब वर्ष में 2 दिन ऐसे आते हैं जो दिन रात बराबर होते हैं। ध्यान रखें 21 मार्च और 23 सितंबर 2 दिन ऐसे हैं जो दिन रात बराबर होते हैं। अब इसके बाद में ये जो महीने में बता रहा हूँ आपको इनमें गर्मी बढ़ती चली जाती है। फिर सितंबर जैसे आता है तो सूर्य दक्षिणायन में आ जाता है तो उत्तरायण की तरफ अपने को गर्मी कम लगने लगती है, धीरे धीरे फिर शीत ऋतु आ जाती है और जैसे ही शीत ऋतु खत्म होती है तो अपने वर्षा ऋतु लागू हो जाती है। अब प्यारे मित्रों यहाँ पर अपन इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर पहले नंबर पे अपन ये समझ में आ जाना चाहिए आपको कि जब सूर्य अपनी स्थिति की बात कर रहे हैं क्योंकि अपन उत्तरी गोलार्ध में स्थित है इसीलिए अपन अपनी खुद की स्थिति की बात कर रहे हैं। हम ग्रीष्म ऋतु की और शीत ऋतु की बात कर रहे हैं। शीत ऋतु कब रहेगी? जब सूर्य उत्तरायण रहेगा और दक्षिणायन। तो अपने जब क्या स्थिति बनती है हमारे राजस्थान पे जो स्थिति बनती है वो मैंने आपको दिखाई बताई कि इधर 6 महीने गर्मी पड़ेगी और इन 6 महीनों में हमारे सर्दी पड़ती हैं। तो हम क्या मानेंगे? शीत ऋतु मानेंगे इन महीनों को। तो अपने बेस पे राजस्थान बेस पे है, राजस्थान लेवल पे अपन स्थिति की बात करेंगे। तो अब पहले ही नंबर पे अपन चर्चा कर लेते हैं प्यारे मित्रों ग्रीष्म ऋतु। पहले नंबर पर किसकी चर्चा कर रहे हैं मित्रों? ग्रीष्म ऋतु। तो हमारे पास जो ग्रीष्म ऋतु है उसमें महत्वपूर्ण चीज पहले ही नंबर पर अपन जो पढ़ रहे हैं उस पर ही चलते रहते हैं। ग्रीष्म ऋतु, ग्रीष्म ऋतु इसमें महत्वपूर्ण चीज है उत्तरायण। क्या चीज है? उत्तरायण। अब महत्वपूर्ण ये है कि उत्तरायण क्या है? तो उत्तरायण तो आप सभी जानते हो सूर्य का 21 मार्च के बाद उत्तर की ओर जाना, उत्तर की ओर जाना उत्तरायण कहलाता है। क्या कहलाता है? उत्तरायण कहलाता है। क्योंकि पहले मित्रों आप सभी जानते हो 21 मार्च को ही सूर्य उत्तरायण में प्रवेश करता है, इसीलिए यह उत्तरायण माना जाता है।
यानी कि उत्तर की ओर जाना, उत्तरी गोलार्ध में प्रवेश करना ही उत्तरायण है। अब इसके बाद में अगर अपन बात करें प्यारे मित्रों, तो सूर्य की जो स्थिति है, उस सूर्य की स्थिति के अकॉर्डिंग अपन बात करते हैं तो विषुवत रेखा इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं भूमध्य रेखा को अपन क्या बोलते हैं, विषुवत रेखा बोलते हैं। अब प्यारे मित्रों, जो विषुवत रेखा है उससे उत्तर की ओर जाना ही उत्तरायण। अब यहाँ पर अपनी जो महत्वपूर्ण चीजें समझने लायक उन पर चर्चा कर लेते हैं कि 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर, 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है। 21 जून को, यानी कि यहाँ पर कितनी तारीख को कर्क रेखा पर लंबवत चमकेगा, 21 जून। कितने जून को, यहाँ पर प्यारे मित्रों ये ध्यान रखना, 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमकेगा, ध्यान रखना। इसके बाद महत्वपूर्ण चीजों समझने वाली बातें अपने लिए, अब ये लंबवत कब चमकता है वो भी देखो आप। सूर्य मई व जून माह में कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है। सूर्य मई और जून माह में कर्क रेखा लंबवत चमकता है। अब सूर्य लंबवत जो चमकता है वो कौन कौन से जिलों में चमकता है, देखो। सूर्य बांसवाड़ा, कहां पर चमकता है, बांसवाड़ा में लंबवत चमकता है। डूंगरपुर में, और झालावाड़ में। लंबवत चमकता है, लंबवत चमकता है। इसके बाद में अगर अपन बात करें प्यारे मित्रों, तो इस समय जो हवा चलती है वो इस समय हवाएं पश्चिम से पूर्व की ओर चलती हैं। इन गर्म हवाओं को लू कहा जाता है। इन गर्म हवाओं को लू कहा जाता है। अब प्यारे मित्रों, हमारे लिए महत्वपूर्ण चीज ये है कि जब राजस्थान की बात करें अपन, तो राजस्थान में एक मरुस्थल है। राजस्थान में
जो थार का मरुस्थल है, थार मरुस्थल की आर्द्रता 1% हो जाती है। प्यारे मित्रों ध्यान रखना, 1% हो जाती है। किसकी? थार मरुस्थल की आर्द्रता 1% हो जाती है। अब देखो सर्वाधिक तापांतर जो होता है, सर्वाधिक तापांतर, सर्वाधिक ग्रीष्म ऋतु में ही होता है। सर्वाधिक तापांतर ग्रीष्म ऋतु में ही होता है। और अगर सर्वाधिक तापांतर वाले जिले की बात करें तो सर्वाधिक तापांतर वाला जिला और न्यूनतम तापांतर वाला जिला। तो प्यारे मित्रों, जो सर्वाधिक तापांतर वाला जिला है वह है जैसलमेर। और ये सबसे ज्यादा तापांतर कौन सी ऋतु में? ग्रीष्म ऋतु में होता है। और अगर बात करें अपन तो ये जून माह में होता है, जून माह में। और न्यूनतम तापांतर की अगर बात करें प्यारे मित्रों अपन तो डूंगरपुर, कौन सा जिला है? डूंगरपुर। न्यूनतम तापमान किस ऋतु में रहेगा मित्रों? मतलब किस महीने में रहेगा? तो यहाँ देखो दिसंबर माह, दिसंबर माह में न्यूनतम तापमान रहेगा। अब अगर अपन बात करें तापांतर वाले स्थानों की तो यहाँ पर ये तो जिला है, न्यूनतम और सर्वाधिक तापांतर वाले जिले और न्यूनतम तापांतर वाले जिले। तो यहाँ पर अपन बात करें ये सर्वाधिक तापांतर वाला स्थान, तो सर्वाधिक तापांतर वाला स्थान और न्यूनतम तापांतर वाला स्थान। तो प्यारे मित्रों, जो न्यूनतम तापांतर वाला स्थान है वो अपने पास है माउंट आबू और सर्वाधिक तापांतर वाला स्थान है जो है अपने पास चूरू। तो यहाँ पर सर्वाधिक तापांतर वाला जो स्थान है वह चूरू और न्यूनतम तापांतर वाला जो स्थान है वह है अपने पास माउंट आबू। प्यारे मित्रों, अपन एक दो चीजें और समझने का प्रयास करेंगे यहाँ कि राजस्थान का सर्वाधिक शुष्क स्थान, राज्य का सर्वाधिक शुष्क स्थान फलोदी। फलोदी कहाँ पड़ता है प्यारे मित्रों? जोधपुर में। फलोदी जोधपुर। और राजस्थान का ही सर्वाधिक ठंडा स्थान वह चूरू।
माना जाता है, शुरू माना जाता है। तो यहाँ पर ये दो चीजें आपको ये भी ध्यान रखनी है। अब प्यारे मित्रों अपन बात करें तो इस समय सर्वाधिक गर्भाएं चलती हैं और सर्वाधिक आंधियां चलती है। तो अपन एक चीज और लिख सकते हैं यहाँ कि ग्रीष्म ऋतु में सर्वाधिक आंधियां कहाँ चलती है? गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर। गंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर में चलती है। बीकानेर में चलती है। अब बात करें तो यहाँ तो चलती है महीने में लगभग पूरी 27 दिन, यहाँ चलती है 24 दिन और यहाँ चलती है 18 दिन। तो इस प्रकार से 3 जिले ऐसे हैं हमारे पास जहाँ ग्रीष्म ऋतु में सर्वाधिक आंधियां चलती है। अब अगर बात करें अपन न्यूनतम आंधियों की तो ये भी ध्यान रखना, न्यूनतम आंधियां जो चलती है प्यारे मित्रों और झालावाड़ में चलती है। मात्र 4 दिन, कभी कभार 3 दिन भी चलती है। अब यहाँ पर बात करेंगे तो न्यूनतम आंधियों की अगर अपन ने बात कर ली तो हमारे पास एक चीज और है प्यारे मित्रों, वाष्पोत्सर्जन दर। प्यारे मित्रों अपन बात कर रहे हैं वाष्पोत्सर्जन दर। वाष्पोत्सर्जन दर ये सर्वाधिक किस ऋतु में? सर्वाधिक ग्रीष्म ऋतु, ग्रीष्म ऋतु में होती है। अब यहाँ पर अपने जो प्रश्न बनते हैं उन प्रश्नों की बात करें, अच्छा सर्वाधिक ग्रीष्म ऋतु में बनती है और अगर बात करें तो ये कब बनती है? जून माह में, जून माह सर्वाधिक ग्रीष्म ऋतु में बनती है और सर्वाधिक कहाँ बनती है? जून माह में बनती है। और अपन बात कर रहे हैं प्यारे मित्रों राजस्थान पे वाष्पोत्सर्जन दर की, तो अपन सर्वाधिक जो वाष्पोत्सर्जन दर है उसके बारे में अपन बात करेंगे और न्यूनतम जो वाष्पोत्सर्जन दर है उसके बारे में अपन बात करेंगे। तो यहाँ पर सर्वाधिक तो जून माह में, और अगर न्यूनतम की बात करेंगे तो आप सभी जानते हो न्यूनतम कब रहेगी? न्यूनतम रहेगी सबसे कम गर्मी कब पड़ेगी? दिसंबर में, तो उस टाइम पे दिसंबर माह। तो इस प्रकार से प्यारे मित्रों ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब प्यारे मित्रों अपन बात कर रहे हैं तो सूर्य से सर्वाधिक दूरी जुलाई में होती है पृथ्वी की। पृथ्वी की सूर्य से सर्वाधिक दूरी जुलाई में, वह सबसे कम कब होगी? जनवरी में। सबसे कम दूरी जनवरी में होती है। इसके बाद में प्यारे मित्रों
इसी में महत्वपूर्ण बात है कि 21 जून को 21 जून को सबसे बड़ा दिन इस गोलार्ध का उत्तरी गोलार्ध सबसे बड़ा दिन होता है। इस दिन प्रकाश की अवधि लगभग 14 घंटे होती है। कितने घंटे तक होती है? 14 घंटे तक होती है। अब हम बात कर रहे थे मित्रों कि ग्रीष्म ऋतु में क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है। तो एक बार आप वापस इसको रिवाइज करने का प्रयास करें कि जलवायु के आधार पर ऋतुओं को हमने 3 भागों में बांटा। तो 3 भागों में बांटा, ग्रीष्म ऋतु, शीत ऋतु, वर्षा ऋतु, ये हम सभी जानने लगे। अब इसके बाद में जैसे अपन बात कर रहे हैं ग्रीष्म ऋतु की, तो इसके पहले अपन ये समझा था कि किस प्रकार से भूमध्य रेखा से जब सूर्य उत्तर में जाएगा तो उत्तरायण, अगर दक्षिण में आएगा तो दक्षिणायन, किस प्रकार से 6 महीने ये उत्तरायण रहेगा, 6 महीने ये दक्षिणायन में रहेगा। मैंने आपको अच्छी तरह से समझाया। 21 मार्च 23 सितंबर को सूर्य दिन रात की अवधि बराबर होती है। तो इस प्रकार से 21 जून को सबसे बड़ा दिन किसका माना जाएगा? उत्तरी गोलार्ध का। अब प्यारे मित्रों अपन बात करें तो ग्रीष्म ऋतु में उत्तरायण, सूर्य उत्तरायण की ओर चला गया। 21 जून को सूर्य कर्क रेखा से लंबवत चमकता है। अब कौन कौन से महीनों में चमकेगा प्यारे मित्रों? यहाँ पर समझने वाली चीजें समझते हुए चले कि सूर्य मई और जून माह में, प्रश्न यही से बनेगा मित्रों, ध्यान देना कि मई और जून माह में सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है और सूर्य बांसवाड़ा में, डूंगरपुर में और झालावाड़ में लंबवत चमकता है। तीनों जिले, अगर आपको प्रश्न दिया जाए कि राजस्थान में सूर्य लंबवत किस जिले में चमकता है, तो प्यारे मित्रों बांसवाड़ा। अगर आपको बांसवाड़ा नहीं मिलता है तो आपको डूंगरपुर भी नहीं मिलता है, इस समय गर्माहट ठंडी प्यारे मित्रों आर्द्रता बढ़ जाती है और इन गर्माओं को अपन लू के नाम से जानते हैं, जो बिल्कुल अधिकतम 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है। अब सर्वाधिक राजस्थान में ग्रीष्म ऋतु की खास मौसम में जो आर्द्रता है लगभग 1% ही रह जाती है। कितने परसेंट रह जाती है? 1% ही रह जाती है। इसीलिए बहुत अधिक गर्मी लगती है। सर्वाधिक तापांतर ग्रीष्म ऋतु में ही होता है क्योंकि सबसे ज्यादा गर्मी दिन में ही पड़ती है और वही रात में फिर रेत की वजह से ठंडी हो जाती है, इसलिए तापांतर इसी में मिलता है। क्योंकि रेतीला इलाका जैसलमेर में जो सर्वाधिक तापांतर वाला जिला जैसलमेर और न्यूनतम तापांतर वाला जिला डूंगरपुर को माना जाता है। सर्वाधिक तापांतर कब रहेगा? जून में। सबसे कम कब रहेगा? दिसंबर में। इस प्रकार से प्रश्न बनता है प्यारे मित्रों। यहाँ पर आपको सर्वाधिक तापांतर वाला स्थान मिल सकता है, वो चूरू है, और न्यूनतम तापांतर वाला स्थान मिल सकता है, तो वो माउंट आबू है। अब ग्रीष्म ऋतु में एक चीज और है कि ग्रीष्म ऋतु में सर्वाधिक आंधी चलती है। साहब आंधी किन दिनों में चलती है? प्रश्न ये भी आ जाता है। तो सर्वाधिक आंधियां गंगानगर में 27 दिन, उसके बाद में आए तो हनुमानगढ़ में 24 दिन और बीकानेर में 18 दिन आंधियां चलती है। और अगर प्रश्न आ जाए कि न्यूनतम आंधियां कहाँ चलती है, तो आपको आंसर देना है झालावाड़ में लगभग 3 दिन तक की आंधियां चलती है। इसके बाद एक और टाइप का प्रश्न बन जाता है प्यारे मित्रों, वाष्पोत्सर्जन उत्सर्जन दर से संबंधित। तो उसके बारे में बात करें, वाष्पोत्सर्जन दर सर्वाधिक ग्रीष्म ऋतु में होती है क्योंकि गर्म हवा ऊपर भाप के रूप में बनके उड़ती है, तो वह सर्वाधिक ग्रीष्म ऋतु में उड़ेगी। तो इस प्रकार से हम बात करें तो सर्वाधिक वाष्पोत्सर्जन दर जून माह में, न्यूनतम दिसंबर माह में होती है। और जिलों की अगर बात करें तो यहाँ पर जैसलमेर में सर्वाधिक वाष्पोत्सर्जन दर वाला जिला जो माना जाता है वह जैसलमेर को माना जाता है, और न्यूनतम वाला जो जिला माना जाता है वह डूंगरपुर को माना जाता है। न्यूनतम तापांतर वाला जो जिला माना जाता है प्यारे मित्रों वह इसको माना जाता है। सॉरी बांसवाड़ा जो तिरछी के जहाँ पर रहेगी वहां पर आंसर माना जाता है। तो यहाँ पर बांसवाड़ा को माना जाता है। इसके बाद में सूर्य की सर्वाधिक दूरी जुलाई में, सबसे कम दूरी जनवरी में होती है। यही प्रश्न आंसर में आ जाता है। और 21 जून को इम्पोर्टेंट है, 21 जून को सबसे बड़ा दिन माना जाता है। सूर्य की अवधि सर्वाधिक
प्यारे मित्रों, इस प्रकार से आप इस ग्रीष्म ऋतु के कुछ प्रश्न जो एग्जाम में आ सकते हैं उनको हल कर सकते हो। तो प्यारे मित्रों, अपन पढ़ रहे थे ग्रीष्म ऋतु खत्म कर ली थी, अब चलते हैं शीत ऋतु की ओर। तो प्यारे मित्रों, मैंने आपको अच्छे तरीके से ये बता दिया था कि शीत ऋतु 23 सितंबर के पश्चात जब सूर्य दक्षिणायन में आएगा तो शीत ऋतु प्रारंभ मानी जाती है। इस समय क्या क्या परिस्थितियों में बदलाव आता है उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो पहली चीज तो अपन पहले से मालूम है अपन को कि दक्षिणायन की स्थिति बनेगी जब सूर्य स्थिति आएगी। तो यहाँ पर मैंने पहले से आपको बता दिया कि सूर्य दक्षिणायन क्या है, तो सूर्य का दक्षिण की ओर जाना दक्षिणायन कहलाता है, जो मकर रेखा पर चला जाता है। अब अगर बात करें अपन तो प्यारे मित्रों, शीत ऋतु में सर्वाधिक ठंडा महीना जनवरी होता है और यह सितंबर से अक्टूबर ले सकते हैं हम, अक्टूबर से फरवरी माह तक होती है, प्यारे मित्रों, शीत ऋतु को अपन दो भागों में बांट सकते हैं। शीत ऋतु को अपन दो भागों में बांटते हैं। पहले नंबर पे है मानसून प्रत्यावर्तन काल। क्या है? मानसून प्रत्यावर्तन काल। मानसून प्रत्यावर्तन काल और यह है शीत ऋतु या शीत काल हो सकते हैं। अब प्यारे मित्रों, यहाँ पर अपन बात करेंगे कि मानसून प्रत्यावर्तन काल। अपन बात कर रहे हैं कि 23 सितंबर से जैसे सूर्य चला दक्षिणायन की ओर चला, तो दक्षिणायन की ओर चला तो स्थिति ये बनती कि उस समय मानसून लौटता हुआ लगता है, तो इसको अपन लौटता हुआ मानसून भी कहते हैं। इसको मानसून प्रत्यावर्तन को लौटता हुआ मानसून भी कहा जाता है। अब लौटता हुआ मानसून क्यों कहा जाता है इसके बारे में भी अपन चर्चा कर लेते हैं। क्योंकि जब स्थितियां ये होती है कि इस समय वायुदाब कम होता चला जाता है, वायुदाब कम हो जाता है तथा जो हवाएं चलती हैं वह स्थल से समुद्र की ओर चलती है, स्थल से समुद्र की ओर चलती है। ये हवाएं शुष्क होती है, अतः बारिश नहीं करती है। तो इस प्रकार से अपन ये कह सकते हैं कि यह लौटता हुआ मानसून कहलाता है। कौन सा मानसून कहलाता है? लौटता हुआ मानसून कहलाता है। क्यों कहलाता है? क्योंकि दक्षिणायन स्थिति में आने के बाद सूर्य में जो स्थिति है वो वायुदाब कम होने लग जाता है और हवाएं स्थल से समुद्र की ओर चलने लग जाती है, इसलिए तापमान धीरे धीरे क्या होने लग जाता है? ठंडा होने लग जाता है। अब प्यारे मित्रों, यहाँ समझने वाली बात यह है जो मानसून है, मानसून कौन कौन से अपने अरब सागर वाला, अरब सागरीय मानसून की स्थिति ये होती है कि ये दक्षिण से ये चलता है अपने पास पश्चिम से पूर्व की ओर, तो ये उल्टा चलने लगती है। इसकी स्थिति पूर्व से पश्चिम की ओर बनती है, पश्चिम की ओर चलने लगता है। और अगर अपन बात करेंगे बंगाल खाड़ी के मानसून की, बंगाल की खाड़ी का जो मानसून है
चलता है, चलने लग जाता है। अब प्यारे मित्रों, कभी कभी क्या होता है कि अक्टूबर माह में सूर्य की जो किरणें वो प्रखर होती है, जिससे तापमान और बढ़ता है। तापमान अक्टूबर में कब बनता है? अक्टूबर में तापमान बढ़ जाता है और गर्मी पड़ती है, जिसे अपन क्या बोलते हैं मित्रों? अक्टूबर हीट बोलते हैं। अक्टूबर हीट या फिर अक्टूबर हीट बोलते हैं। इसके अलावा इसमें एक चीज और है प्यारे मित्रों, कि धीरे धीरे जब नवंबर आता है तो नवंबर में मौसम ठंडा हो जाता है। तो प्यारे मित्रों, मानसून प्रत्यावर्तन काल की जो स्थिति बनी वह आपके सामने है कि मानसून प्रत्यावर्तन काल में क्या क्या चीजें घटित होती है। इसको लौटा हुआ मानसून अपन क्यों कहते हैं? क्योंकि वायु दाब कम हो जाता है, हवा ठंडी हो जाती है, अस्तर से समुद्र की ओर चलने लगती है, शुष्क होती है, इसलिए इसको लौटता हुआ मानसून कहते हैं। और इसमें जो मानसून है अरब सागर का, वह अपने विपरीत दिशा में जिस तरह से आता है उसकी विपरीत दिशा में पूर्व से पश्चिम की ओर चलने लगता है। कुंगारिका पश्चिम से पूर्व की ओर दक्षिण की ओर चलने लग जाता है। इसके अलावा इसमें एक चीज और है कि अक्टूबर महीने में कभी कभार गर्मी पड़ती है, जिसको अक्टूबर हीट के नाम से, उमस जिसको बोलते हैं अपन, अक्टूबर महीने में पड़ती है, तो उसको अक्टूबर हीट के नाम से जाना जाता है। अब प्यारे मित्रों, अपन बात कर रहे थे शीतकाल की। अब जैसे नवंबर की बात करते हैं तो सूर्य पूर्ण रूप से कहाँ पहुंच जाता है? सूर्य पूर्ण रूप से यहाँ पहुंच जाता है। कहाँ पहुंच जाता है? इस स्थिति पे मकर रेखा पर पहुंच जाता है। तो यहाँ पर दिसंबर में फिर मौसम बिल्कुल ठंडा हो जाता है, अर्थात सूर्य मकर रेखा पर पहुंच जाने से तापमान तेजी से कम होता है। अब तापमान कम हो जाता है तो ऋतु बढ़ेगी। तापमान इस प्रकार से, तापमान कैसे कम होगा? उत्तर से दक्षिण की ओर। कब कम होगा? उत्तर से दक्षिण की ओर। इस प्रकार से तापमान कम होता चला जाता है। सॉरी, दक्षिण से उत्तर की ओर, दक्षिण से उत्तर की ओर तापमान कम होता चला जाता है। कभी इसमें वेरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि शीतकाल में तापमान में अत्यधिक कमी आ जाने से नक्की झील, माउंट आबू अक्सर जम जाती है। ये इंपॉर्टेंट चीज है मित्रों, इसमें अक्सर जम जाती है। तो इसको आप विशेष तौर पर ध्यान रखें कि कौन सी झील शीत ऋतु में जम जाती है, किस झील का पानी शीत ऋतु में जम जाता है, तो वह है नक्की झील। इसके बाद हम प्यारे मित्रों पर बात करें तो प्रकाश की जो अवधि होती है इस समय तो प्रकाश की अवधि होती है लगभग, प्रकाश की अवधि कम हो जाती है 12 घंटे से 9 से 11 घंटे रहती है। कितने घंटे? 9 से 11 घंटे प्यारे मित्रों इस समय। और इसी के साथ एक और इम्पोर्टेंट चीज है यहाँ पर कि 21 दिसंबर राज्य का सबसे छोटा हिल
होता है। 21 दिसंबर राज्य का सबसे छोटा दिन प्यारे मित्रों होता है। इसके बाद में इसमें थोड़ी थोड़ी चीजें कभी कभार सर्दियों में घटित हो जाती हैं। ये शीत काल में महत्वपूर्ण 2 प्रश्न है, इसको आप ध्यान रखें। 21 दिसंबर को राज्य का सबसे छोटा दिन है और अत्यधिक कमी हो जाने के कारण नक्की झील माउंट आबू का जल अधिकांश जम जाता है। तो वह झील कौन सी जिसका जल जम जाता है या वो जम जाती है, तो वह नक्की झील माउंट आबू। इसके बाद में अपने पास 2-3 शब्द मुझे यहाँ पर बताने जरूरी है आपको। एक तो है अपने पास ओलावृष्टि। ओलावृष्टि प्यारे मित्रों ओलावृष्टि क्या है। इसके बाद दूसरा है वज्र तूफान। वज्र तूफान और प्यारे मित्रों एक और है पाला पड़ना। पाला पड़ना, तो ये 3 चीजें हैं। ओलावृष्टि यानी कि बर्फ के टुकड़ों के रूप में जलवाष्प का गिरना, ये ओलावृष्टि है। अर्थात जो कभी कभार बरसात में जो मोटे मोटे ओले आते हैं उनको अपन ओला बोलते हैं। जलवाष्प के रूप में जो बारिश होती है उस समय वह बर्फ के टुकड़ों के रूप में गिरते हैं, तो उन्हें अपन ये ओलावृष्टि फसल के लिए नुकसानदायी है। फसलों को नुकसान होता है, इससे नुकसानदायी होती है इस प्रकार से। इसके बाद अगर अपन आगे बात करें तो प्यारे मित्रों वज्र तूफान ये बिना आंधी तूफान कहते हैं या बिना धूल के यूं बोल सकते हैं। बिना आंधी तूफान अर्थात ये कह सकते हैं कि मिट्टी नहीं उड़ती, क्योंकि आंधी तूफानों में मिट्टी उड़ती है, इनमें मिट्टी नहीं उड़ती है। और मुख्य रूप से एक चीज और देखो, ये जयपुर में व झालावाड़ में आते हैं प्यारे मित्रों, यानी कि पूर्वी भाग में, पूर्वी भाग में। तो प्यारे मित्रों यहाँ पर ध्यान रखना वज्र तूफान कहाँ आते हैं, जयपुर और झालावाड़ में पूर्वी भाग में। पाला पड़ना, इसको भी आप ध्यान से देखें कि शीत ऋतु में तापमान कम हो जाने से हिमांक बिंदु से भी नीचे चला जाना। अर्थात कह सकते हैं कि जो रात्रि का जो तापमान है, शीत ऋतु में रात्रि का तापमान हिमांक बिंदु से भी नीचे चला जाता है, उसे अपन बोलते हैं पाला पड़ना। अर्थात ये कभी कभार पड़ती है और ये पाला है, मतलब बहुत ज्यादा ठंडा तापमान हो जाता है तो बर्फ के टुकड़ों के रूप में ही, बारिश के रूप में ही ये फसलों में गिरती है, जो फसलों के लिए क्या मानी जाती है, हानिकारक मानी जाती है। तो इस प्रकार से शीत ऋतु अपने यहाँ पर प्यारे मित्रों कंप्लीट होती है। और आज के लिए इतना ही। अगली क्लास जो अगला वीडियो है उसमें अपन ये जलवायु के वर्षा ऋतु के संबंध में चर्चा करेंगे। इसलिए आप सभी लोगों से निवेदन है कि ये वीडियो अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, तो सभी बच्चों तक ये चैनल पहुँचाने में हमारी मदद करें। इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।